जब भी आप किसी लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के बारे में बात करते हैं और उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है। अगर आप उस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को किसी रजिस्टर में से पास करते हैं, तो होता ये है कि वो सिग्नल अपने कम वोल्टेज की वजह से वहाँ पे ड्रॉप हो जाता है और उसकी वजह से जो उसका एम्पलीफिकेशन का पर्पज़ होता है, वो पर्पज़ हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमें ये होता है कि लो फ्रीक्वेंसी की वजह से जब वो सिग्नल किसी कैपेसिटर में से पास होता है, तो वो कैपेसिटर उसे हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो रिएक्टेंस का फॉर्मूला काई सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ इंटू सी के अकॉर्डेंस में फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रपोर्शनल में आता है। जिसकी वजह से होता ये है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, तो उस लो फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर का रिएक्टेंस काई सी सडनली इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप किसी लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को और उसके कम वोल्टेज के रेटिंग के साथ उसे एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो आप उस सिग्नल को कभी भी आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जैसे एम्पलीफायर में से कभी भी पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हर एक स्टेज में दो अलग अलग कैपेसिटर्स आते हैं। जो कैपेसिटर्स उस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को बहुत ही हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है, वहां पे शंटिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हर एक बार एक स्टेज में से दूसरे स्टेज में जब भी सिग्नल पास ऑन होता है, तो वो सिग्नल बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस में से पास होने की वजह से अपने पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो सिग्नल हमें प्रॉपरली एम्पलीफाई होके नहीं मिल सकता है। तो हमारे सामने इस क्वेश्चन को रिलीज करने के लिए, सोल्व करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि हम कम से कम रजिस्टर और कम से कम कैपेसिटर्स का यूज अपनी एम्पलीफायर सर्किट में करें, जिसकी वजह से होगा ये कि वो सिग्नल कैपेसिटर या फिर रजिस्टर में से पास ना होने की वजह से अच्छी तरह से स्टेबलाइजेशन के साथ साथ एम्पलीफाई हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सभी ट्रांजिस्टर्स को डायरेक्टली कपल करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके सामने एक कपलिंग का नया शेम रिप्रेजेंट होके आता है, जिसे हम नाम देते हैं डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो के ओवरव्यू के बारे में। तो यहां पे हम जो फर्स्ट बात करेंगे वो होगी उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। यहां पे हम ये देखेंगे कि जो सभी ट्रांजिस्टर्स है वो ट्रांजिस्टर किस तरह से एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी हम डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पे यूज होने वाले ट्रांजिस्टर्स क्या सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं या फिर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उस अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन को हम क्या नाम दे सकते हैं। बाद में हम ये भी डिटरमाइन करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई कैपेसिटर या फिर रजिस्टर जैसे हेल्पिंग कंपोनेंट्स यूज होते हैं या फिर नहीं। अगर वो नहीं होते हैं, तो उसका रीजन क्या है। फिर हम आगे देखेंगे इस डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर की सर्किट को, और इस सर्किट में हम ये डिटरमाइन करेंगे कि जो भी ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, उस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने की ये जो स्पेशल कंस्ट्रक्शन की टाइप है, वो टाइप किस तरह से डोमिनेट होती है। फिर हम देखेंगे इस पूरी सर्किट के ऑपरेशन के बारे में, और उस ऑपरेशन में हम डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह से कम रेजिस्टेंस और कम से कम ट्रांजिस्टर का यूज करके हम यहाँ पे किस तरह से बीटा को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से इस लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम अच्छी तरह से एम्पलीफाई कर सकते हैं। और उस एम्पलीफिकेशन के पर्पस को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे जो सर्किट यूज करते हैं, उस सर्किट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। मतलब कि जिस तरह से आरटी आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हम कास्केडिंग करते थे, और वो कास्केडिंग आर और सी का यूज करके करते थे, इसी तरह से यहाँ पे भी एक अलग से टर्म बन के आएंगी, जिसका नाम रहेगा कॉम्प्लीमेंटरी कनेक्शन। फिर हम बाद में देखेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। तो मेरिट्स बनते हैं इसके एडवांटेजेस और डीमेरिट्स बनते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। और इस मेरिट्स और डीमेरिट्स के बाद में हम देखेंगे इस डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर की स्पेसिफिक एप्लीकेशन के बारे में।
जो ये डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है, वो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए हमें इन्वेंट करना पड़ा है, और उसी एप्लीकेशन के पर्पस के अकॉर्डेंस में इसका कंस्ट्रक्शन डिसाइड किया गया है। और बाद में लास्ट में हम देखेंगे इस पूरे वीडियो के ओवरव्यू के बारे में। तो चलते हैं, बात करते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन में। तो इस पहली स्लाइड में हम बात करते हैं डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। There are many applications in which extremely low frequency, less than 10 Hz, signals are to be amplified. Example, amplifying photoelectric current, thermocouple currents, etc. यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम उन सभी इक्विपमेंट में इस टाइप के सिग्नल्स का यूज करते हैं जो कि लेस देन 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में होते हैं। यहाँ पे लेस देन 10 हर्ट्ज का मीनिंग ये होता है कि ये सिग्नल एक सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ 10 बार ही अपना ऑसिलेशंस रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो सिग्नल सिर्फ और सिर्फ एसी टाइप का ही हो सकता है, क्योंकि एसी टाइप के सिग्नल के अलावा कोई भी सिग्नल कभी भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट मीनिंग ही यही होता है कि वो एक सेकेंड में उतनी बार अपने ऑसिलेशंस को चेंज करता है। यहाँ पे लिख के दे रखा है 10 हर्ट्ज, मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में ये सिग्नल 10 बार ऑसिलेट होता है, मतलब कि वो प्लस से माइनस में जाने के लिए एक सिग्नल रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे एक सिग्नल एक सेकेंड में कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम एक्सट्रीमली लो बोल सकते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपने ऊपर कई हायर रेंज की फ्रीक्वेंसी को कंसिस्ट करता है। जनरली हम कभी कभी 10 टू दी पावर 10 या फिर 10 टू दी पावर 12 और कभी कभी 10 टू दी पावर 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को भी यूज करते हैं। मतलब ये होता है कि 10 टू दी पावर 20 हर्ट्ज के कंपैरिजन में ये सिर्फ और सिर्फ 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो कंसिडर साबित होती है। तो मतलब ये होता है कि कभी भी आप इस तरह की लो फ्रीक्वेंसी का यूज अगर एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं तो इस तरह की लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए आपको जो भी एम्पलीफायर चाहिए वो एम्पलीफायर कभी भी कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी आप कैपेसिटर के रिएक्टेंस के बारे में बात करते हैं तो उसका इक्वेशन बन के आता है काई सी इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम पाई एफ इंटू सी। मतलब कि इसका ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। जिसकी वजह से होता ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत ही कम होती है तो 1 फ्रीक्वेंसी का फैक्टर बहुत ही बड़ा साबित होता है, जिसकी वजह से उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या साबित होता है, बहुत ही हाई रिप्रेजेंट होता है। और अगर ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ही हाई होती है तो 1/f का ये जो फ्रीक्वेंसी का फैक्टर है वो फैक्टर काई सी की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से उस हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिएक्टेंस कम लागू पड़ता है और वो सिग्नल कैपेसिटर में से कम ही रिएक्टेंस के साथ पास हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के बारे में, जिसकी वजह से आप इस तरह की फ्रीक्वेंसी को कैपेसिटर में से पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर इस फ्रीक्वेंसी को जनरली डीसी के तौर पर ही बिहेवियर देता है और उसकी वजह से वो इस सिग्नल को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो दूसरी बात आती ये है कि इस तरह के लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जनरली किस इक्विपमेंट में से जनरेट होते हैं। तो इस तरह के लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जनरली फोटो इलेक्ट्रिक करंट और थर्मोकपल में से जनरेट होते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, जब भी आप किसी पैनल के ऊपर, किस तरह की पैनल के ऊपर, सेमीकंडक्टर मटेरियल की पैनल के ऊपर कोई भी फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उस फोटॉन्स को इंसिडेंट करते हैं तो होता क्या है, वो फोटोन उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में से अपने दो अलग अलग पार्टिकल्स को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। और उस एक्सट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो प्लस चार्ज जिसे हम बोलते हैं होल्स और वो नेगेटिव चार्ज जिसे हम बोलते हैं प्योरली इलेक्ट्रॉन्स, वो एक दूसरे से आइसोलेट हो जाते हैं और आइसोलेट होने की वजह से वो करंट को प्रोड्यूस करते हैं।
वो करंट एसी या फिर डीसी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सकता है। मतलब कि अगर वो करंट बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी का एसी टाइप का सप्लाई है, तो उस करंट को एम्पलीफाई करने के लिए आप कभी भी आरसी कपल ट्रांजिस्टर या फिर ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में भी बहुत ही हाई इंपीडेंस साबित होता है। और दूसरा, जब भी आप किसी आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं, तो वो भी बहुत ही हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है इस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को। मतलब कि इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफाई करने के लिए आपको बहुत ही कम रिएक्टेंस और बहुत ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला एम्पलीफायर चाहिए। फिर एक दूसरा ओरिजिन है जहां से इस तरह के लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं, जिसका नाम आपको यहाँ पे ये दे रखा है, थर्मोकपल। थर्मोकपल का मतलब क्या होता है? थर्मोकपल एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। यहाँ पे आप दो अलग अलग मेटल्स का यूज करते हैं, जो मेटल्स अपने अलग अलग छोर पे क्या होती है, ओपन होती है, और दूसरे छोर पे क्या होती है, यहाँ पे ये दोनों मर्ज होती है। फिर होता क्या है, अगर आप इस मर्ज पोर्शन के पास किसी टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस टेम्परेचर की वजह से ये दोनों मेटल्स अपने अलग अलग छोर पे, यहाँ पे दो अलग अलग एंड पे क्या रिप्रेजेंट करती है, पोटेंशियल रिप्रेजेंट करती है। और ये पोटेंशियल अल्टरनेटिव हो सकता है, ये अल्टरनेटिव होता है या फिर डायरेक्ट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आने वाले टेम्परेचर के चेंजेस के ऊपर। और दूसरा, ये रिप्रेजेंट करता है इस मेटल की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, क्योंकि ये मेटल टेम्परेचर के साथ साथ बहुत ही सेंसिटिव होती है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेटल का, सेमीकंडक्टर का और नॉन मेटल का, और वहां पे भी आप देख सकते हैं कि कभी कभी सुपर कंडक्टर्स का, इन सभी अलग अलग मटेरियल का टेम्परेचर के साथ साथ बिहेवियर कुछ अलग तरह से होता है। जैसे ही हम देखते हैं कि जब भी आप सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस टेम्परेचर की वजह से सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन जब भी आप वही टेम्परेचर किसी मेटल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मेटल अपनी रेजिस्टेंस को या फिर अपनी रेजिस्टिविटी को क्या करता है, हायर बनाता है। मतलब कि उस मेटल की टेम्परेचर की वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन मेटल में टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आप बात तो दोनों कंडक्टिविटी के बारे में करते हैं, और बात यहाँ पे आप सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के बारे में करते हैं, जो कि है आपका टेम्परेचर। लेकिन दोनों अलग अलग मटेरियल में जो आपका ये रिप्रेजेंटेशन आता है, जो आपका ये रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट डिफरेंट आता है। मतलब कहने का ये है कि इसकी वजह से आप यहाँ पे दो अलग अलग मेटल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके थर्मोकपल बना सकते हैं, जो कि अपने डिफरेंट छोर के ऊपर, मतलब कि अपने एक ऑपोजिट टर्मिनल के ऊपर दोनों के बीच में पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। और ये पोटेंशियल की वजह से आप यहाँ पे टेम्परेचर के ग्रेडियंट को मेजर कर सकते हैं। तो थर्मोकपल का मेन पर्पस क्या है? टेम्परेचर के ग्रेडियंट को वोल्टेज के फॉर्मेट में मेजर करना। इस ट्रांसड्यूसर के बारे में आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे आपने एक अलग से चैप्टर में, जिसका टाइटल यही है, ट्रांसड्यूसर्स। इस ट्रांसड्यूसर में आप थर्मोकपल के बारे में जब स्टडी करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पे दो अलग अलग तरह के मेटल रोड्स एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, और वो सिग्नल बहुत ही लेस फ्रीक्वेंसी के साथ और लेस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से उस सिग्नल को आप अच्छी तरह से डायरेक्टली कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो इक्विपमेंट इस तरह की लो फ्रीक्वेंसी और लो वोल्टेज को अच्छी तरह से अपने आप में कंसिस्ट करके रिप्रेजेंट कर सकता हो, जिसकी वजह से आप इस वेरी वीक सिग्नल को क्या करना चाहते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एम्पलीफाई किया हुआ सिग्नल आपको अच्छी तरह से कोई भी इक्विपमेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और उसकी वजह से आप उस सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद एनालिसिस भी कर सकते हैं। और उस एनालिसिस के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि उस सिग्नल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है।
तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से इस डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के एम को समझ चुके होंगे कि जब भी आपके सामने फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर थर्मोकपल जैसे किसी इक्विपमेंट का बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आता है, तो वो सिग्नल बहुत ही कम वोल्टेज के साथ होता है, जिसकी वजह से उस सिग्नल को डिटेक्ट करना और उस सिग्नल को अच्छी तरह से स्टडी कर पाना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। और इस मुश्किल को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, आप किसी ऐसे एम्पलीफायर का यूज करते हैं जो एम्पलीफायर इस सिग्नल को बिना डिस्टोर्शन के अच्छी तरह से एम्पलीफाई कर सकता है, और उस एम्पलीफाई किए हुए सिग्नल को आप अच्छी तरह से फिर स्टडी कर सकते हैं और अच्छी तरह से फिर आप इसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो यही हमारा स्पेशल और एम है कि जिसकी वजह से आप डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जैसे इक्विपमेंट को डिजाइन करना चाहते हैं। The coupling device such as capacitor and transformer cannot be used. यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर जैसे इक्विपमेंट यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी के साथ यूज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर इस लो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अच्छा बिहेवियर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो इसे एज अ रजिस्टर की तरह से बिहेव करते हैं। बिकॉज the electrical size of these components becomes very large at extremely low frequencies. लो फ्रीक्वेंसी के साइज में ही इस सभी कंपोनेंट्स की जो साइज होती है वो साइज बहुत ही बड़ी साबित होती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर एक तरह का इंडक्टर ही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में दो अलग अलग इंडक्टर्स को एक साथ आप यूज करते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूज करते हैं, जबकि सिंगल इंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस का यूज होता है। तो ट्रांसफॉर्मर को आप अच्छी तरह से मेंशन करके रखिए कि ये दो अलग अलग इंडक्टर का कॉम्बिनेशन करके एक इंडक्टर के टाइप का ही फिनोमिनन है। तो जब भी आप इंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे काई एल के बारे में बात करनी पड़ती है, जहाँ पे इस काई एल का इक्वेशन बनता है 2 टाइम पाई एफ एल। तो इसकी वजह से यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी काय एल के फिनोमिनन को क्या बनाते हैं, डायरेक्ट बना देती है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि लो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ये काय एल मतलब कि इंडक्टर का रिएक्टेंस शॉर्ट सर्किटेड साबित होता है, उसकी वजह से वो सिग्नल इसमें से डायरेक्टली पास हो जाता है, और यहाँ पे आप एसी और डीसी दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ट्रांसफॉर्मर की साइज बहुत ही बड़ी होती है, जिसकी वजह से अगर आप ट्रांसफॉर्मर को किसी सर्किट में यूज करते हैं तो उस सर्किट की साइज भी एक्सट्रीमली लार्ज होता है। तो उसकी वजह से कैपेसिटर अपनी हायर फ्रीक्वेंसी की रेटिंग की वजह से और ट्रांसफॉर्मर अपनी हायर साइज की वजह से आप सर्किट में इसको अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। फिर क्या टॉपिक बन के आता है, अनदर रीजन इज ऑल्सो द हाई रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांसफॉर्मर टू दिस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर क्या प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अंडर सच सिचुएशंस वन स्टेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेक्स्ट स्टेज विदाउट एनी इंटरवाइनिंग कपलिंग डिवाइसेस। मतलब कि यहाँ पे आपका एक स्टेज दूसरे स्टेज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और यहाँ पे कोई भी अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज एज अ कपलिंग डिवाइस नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी कपलिंग डिवाइस का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे या तो रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा, या तो फिर ट्रांसफॉर्मर का यूज करना पड़ेगा, या तो फिर कैपेसिटर का यूज करना पड़ेगा। रजिस्टर यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इस लो फ्रीक्वेंसी का लो वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, डाउन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर की साइज बड़ी होने की वजह से और उसका लो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ रिएक्टेंस भी कम होने की वजह से वो किस तरह से बिहेव करता है, वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, जिसकी वजह से भी आप ट्रांसफॉर्मर का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, कैपेसिटर इस लो फ्रीक्वेंसी को क्या प्रोवाइड करता है, बहुत ही लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है। सॉरी, वो बहुत ही लो रिएक्टेंस नहीं बल्कि बहुत ही हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का 1/f फैक्टर रिप्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर अपने हाई रिएक्टेंस की वजह से भी यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है। मतलब कि कोई भी ऐसा कपलिंग डिवाइस नहीं है जो कपलिंग डिवाइस इस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हेल्प करके इसको विदाउट एनी लॉस
पहले स्टेज में से दूसरे स्टेज में इसे ट्रांसफर कर सकता हो, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, इन दो स्टेजेस को डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या बनता है, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज नोन एज डायरेक्ट कपलिंग। मतलब कि ये हमारा तीसरा टाइप है अलग अलग मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में, जहां पे आप कपलिंग शेम के बारे में बात करते हैं। तो पहला टाइप बन के आता था हमारा आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जहां पे आप शंटिंग रेजिस्टर और कपलिंग कैपेसिटर का यूज करते थे। फिर बन के आया था हमारा ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर, जहां पे आप इंपीडेंस मैचिंग की प्रॉपर्टी की वजह से आप फाइनल स्टेज में ऑलवेज किस तरह का ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज करते थे, वो था ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर। लेकिन जब आप किसी लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे किस टाइप के एम्पलीफायर का यूज करना पड़ता है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का यूज करना पड़ता है। फिगर ऑफ दिस कपलिंग सर्किट इज शोन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में किस किस टर्म के बारे में बात की। कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि यहाँ पे जब आप कभी एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, जिसकी रेटिंग लेस देन 10 हर्ट्ज होती है, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इस तरह के सिग्नल जनरली किस टाइप के इक्विपमेंट में से जनरेट होते हैं, वो इक्विपमेंट होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स या फिर थर्मोकपल डिवाइसेस, जो कि इस तरह की लो फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने ये देखा कि कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर अपनी बड़ी साइज की वजह से इस तरह के एम्पलीफायर में यूज नहीं हो सकते हैं। फिर हमने क्या बात की, फिर हमने ये देखा कि कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर इस तरह की लो फ्रीक्वेंसी को बहुत ही हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की लो फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह के कंपोनेंट में से पास नहीं कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि इन सभी टर्म्स को रिड्यूस करने के लिए और इन सभी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सभी कंपोनेंट्स को दूर करके सभी ट्रांजिस्टर्स को डायरेक्टली एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से करंट और वोल्टेज का कोई भी लॉस ना हो। और उसकी वजह से जो भी कंस्ट्रक्शन बन के आता है, उस कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो आगे हम बात करते हैं इस सर्किट के बारे में, और फिर इस सर्किट के बाद हम बात करेंगे इस सर्किट के ऑपरेशन के बारे में।